सर हमें फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 करना है अभी, तो हम समझ रहे हैं इसको और पूरा इसको सॉल्व भी करेंगे। और क्वेश्चन में क्या रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल 31 मार्च 2013 आपको फाइनल अकाउंट बनाना है किसी प्रियंका झुनझुनवाला कंपनी का। मैं आपको बोला प्रियंका झुनझुनवाला एक सोल प्रोप्राइटर है, तो हम ये फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे हैं। सर प्लांट मशीनरी कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, सर P&L के 2 में आएगा। रिपेयर्स कहाँ आएंगे, P&L के 2 में आएंगे। वेजेस क्या आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के 2 में आएगा। मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे फाइनल अकाउंट चैप्टर में जो ट्रेडिंग अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री वाले होते हैं, और इसके अंदर आता है वेजेस। आई होप आपको क्लियर हो गया और आपने मेरी लास्ट वीडियोस के थ्रू समझ लिया हो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। प्लीज इन सबको याद कर लो। ये वेजेस आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के 2 साइड में आएगा। बाकी सैलरी कहाँ है आपका, वो आपका P&L में आएगा। P&L का खर्चा है। इनकम टैक्स होता है पर्सनल, ये आपकी ड्राइंग्स होती है, नाम बदल के आया हुआ है। इनकम टैक्स आपकी क्या होती है, ड्राइंग, बिकॉज ये पर्सनल होता है। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, सर इनकम टैक्स लगता है हमारी पर्सनल इनकम के ऊपर, इसीलिए ये पर्सनल टैक्स हो गया। यानी पर्सनल का मतलब होगा ड्राइंग्स। तो आपको याद होगा बैलेंस शीट के अंदर फॉर्मूला होता है कैपिटल वाला, वहां पर ड्राइंग्स आती है, तो यहां ड्राइंग्स में इनकम टैक्स नाम की चीज आएगी और यहां से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद कैश एसेट है, लैंड एसेट है, डेप्रिसिएशन P&L में आएगा। परचेज लेस रिटर्न्स, कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या चीज दे रखी है, यानी कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद का जो अमाउंट होता है, जिसको हम नेट परचेज बोलते हैं, वो ही हमको पहले ही दे दिया। यानी परचेज रिटर्न को माइनस करने की जरूरत अब नहीं है, ये हमें सीधा ही क्या दे दिया उन्होंने, नेट परचेज, जो हमें सीधा आउटर कॉलम में लिखना है। एक्रूड इनकम कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। BR कहाँ आएगा, एसेट में आएगा। मैंने आपको बताया था बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होते हैं वो हमारे बैड डेट 1 होते हैं। ये कहाँ आते हैं, P&L की 2 में आते हैं, बस और कहीं नहीं आते। ये आपको डेटर दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटर दिए होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रॉस, ये हमारे ग्रॉस डेटर है। ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग के 2 में आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक। बिल्डिंग आपका एसेट है। कैपिटल कहाँ आएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल वाला फॉर्मूला है। सेल्स कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाय में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लायबिलिटी है। बिल पेबल आपकी लायबिलिटी है। मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई प्रोविजंस दिया हो तो वो हमारे क्या होते हैं, ओल्ड प्रोविजन। पुराने वाले प्रोविजन P&L की बाय में आते हैं, नए वाले प्रोविजन P&L के 2 में आते हैं। नए वाले प्रोविजन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी आते हैं। नया प्रोविजन जो होता है, किसी भी तरीके का कोई भी नया प्रोविजन होगा वो आपको एडजस्टमेंट में इन्फॉर्म होगा। पुराना वाला प्रोविजन आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्फॉर्म होगा। तो ये जो आपको प्रोविजन दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये कौन सा प्रोविजन है, पुराना वाला। ये इसको हम ऐड बैक करेंगे। पुराने प्रोविजन ऐड होने के लिए कहाँ आएंगे, P&L की बाई साइड में आएंगे। डिस्काउंट ऑन परचेजेस, इसका मतलब है कि मैंने कोई सामान परचेज करा होगा और मुझे 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। बेसिकली ये डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव, ये हमको फायदा हो रहा है, P&L की बाय में आ जाएगा। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, डायरेक्ट लायबिलिटी में आ जाएंगे। ये तो हो गई छाटा छाटी। अच्छा अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स। अगर मैं बात करूं आपसे अब एडजस्टमेंट्स की, तो एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट है, मैंने आपको अपनी बेसिक्स वाली वीडियोस में सिखाया था कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट होती है क्या, एक मार्केट प्राइस दिया होता है, एक कॉस्ट प्राइस दिया होता है, और हमने सीखा है विच एवर इज लेस, जो कम वाला होगा यानी कि 30,000, इसको हम अपना क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट में बोला हुआ है बैड डेट। देखो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट दिए हुए थे वो हमारे क्या थे, बैड डेट 1। अब जो एडजस्टमेंट में बैड डेट दे रखे हैं ये वाले बैड डेट, ये कौन से हैं सर, ये बैड डेट है हमारे 2। उसके बाद प्रोविजन बनाना है, तो अब आप प्रोविजन बनाओगे कि इग्नोर करोगे, सर हम प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये प्रोविजन जिस डेटर के ऊपर बनाने हैं वो डेटर हमारे कौन से होने चाहिए, सर नेट डेटर होने चाहिए, नेट डेटर्स। फिर कह रहे हैं गुड्स, कॉस्टिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉस्टिंग, ये गुड्स की क्या दे रखी है मुझे,
कॉस्ट, वो कह रहे हैं 5,000 रुपए की लागत का सामान था जो हमने किसी कस्टमर को भेजा था, या तो ये सेल हो जाएगा या ये रिटर्न हो जाएगा। यानी कि सर सेल और रिटर्न बेसिस, यानी आपको यकीन नहीं है कि ये सामान आपका बिकेगा या नहीं बिकेगा। सर ये तो अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट हो गई। सर अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट, और अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट में हम इस 5,000 के सामान की सेल को अपनी ट्रू सेल नहीं मान सकते। इन्होंने कहा दीज वर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल, ये तो इन्होंने गलत कर दिया। मैंने आपको बताया था कि अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट के 4 इफेक्ट होते हैं। आप प्लीज मेरी वीडियोस देख लेना, 3-4 बार देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि 4 एडजस्टमेंट्स कौन सी होती हैं इसकी। सर एक तो इसको सेल में से माइनस करते हैं, एक डेटर में से माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं, ये 4 इफेक्ट होते हैं। इन्होंने बोला था प्रॉफिट कितना है 1/6 ऑफ सेल, अभी देख लेंगे। फिर कह रहे हैं 1,200 रुपए का रेंट था ऑफिस का, आखिरी में लिखा है इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स। भाई साहब ऑफिस का रेंट है वो तो P&L के 2 में आएगा ना, वो डेटर्स की लिस्ट में क्या कर रहा है, तो पहले वो 1,200 रुपये डेटर में से माइनस भी होगा और फिर ये P&L की 2 में भी आएगा। अच्छा ये जनरल मैनेजर और वर्क मैनेजर की कमीशन देनी है, और ये कमीशन ना आपने 10 और 5% देनी है, लेकिन ये कमीशन आपको देनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर देनी है, और नेट प्रॉफिट तो P&L अकाउंट में निकलेगा, और P&L अकाउंट तब बनेगा जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। यानी कि ये दोनों एडजस्टमेंट आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट। बिना नेट प्रॉफिट निकाले आप ये दोनों परसेंटेज को सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप फाइनल अकाउंट चैप्टर का क्वेश्चन अटेंड करते हो ना, तो अटेंड करने से पहले आपको ना कुछ फॉर्मेटिंग्स होते हैं, वो तमीज़ से खींच के रखने हैं। मैंने तो कॉपी पेस्ट करके रखे हुए थे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व मत करना, पहले ये सब कुछ लिख लेना। क्या यही 2 ओपनिंग स्टॉक, ये नहीं, मतलब ये मत लिखना, और इधर से ये भी मत लिखना। हाँ बस खत्म, बिल्कुल इतना सा फॉर्मेट। ये ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड, सेल माइनस सेल रिटर्न, और ये क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में ये वाला एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, और ये कैपिटल वाला फॉर्मूला। ये मतलब मैं चाहता हूं कि आप पहले सारा का सारा ऐसे डिट्टो लिख लो, पहले ऐसे सारा कुछ लिख लो। लिख लिया? ओके फाइन, लिख लिया। ये हम सॉल्व कर रहे हैं आंसर नंबर 1। जैसे मतलब आप ये सब लिख लोगे ना, ये लिखने के बाद मैं चाहता हूं कि पहले आप एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करा करो, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करा करो। और एडजस्टमेंट को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहली एडजस्टमेंट आपको क्या दिख रही है, क्लोजिंग स्टॉक की, जिसमें ये 2-2 दिख रहे हैं आपको, और विच एवर लेस मैंने आपको रटवाया हुआ है, जो कि आप देख रहे हो। उन दोनों में कम कौन है? उन दोनों में कम था 30,000। यही क्लोजिंग स्टॉक सेम टू सेम कहां आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा 30,000। अच्छा इसके बाद आपको याद होगा, अगर आपने सारी वीडियोस तमीज से देखी हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने आपको 2 एडजस्टमेंट सिखाई थी। एक तो विच एवर लेस वाली सिखाई थी, और एक सिखाई थी अप्रूवल वाली। कौन सी एडजस्टमेंट है? अप्रूवल वाली। अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट किससे बिलोंग करती है? क्लोजिंग स्टॉक से बिलोंग करती है, क्योंकि अप्रूवल में हम अपनी सेल को कम करते हैं। अप्रूवल का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब होता है सामान वापस आ गया, सामान वापस आ गया तो सेल कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी, सामान वापस आ गया, सामान वापस आ गया तो हमारा स्टॉक भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं है? तो और स्टॉक को अगर आप बढ़ाओगे तो कॉस्ट के हिसाब से बढ़ाओगे। तो इस क्वेश्चन में जो मैं आपको प्रेजेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या इस क्वेश्चन में अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट है क्या सर? हाँ सर, इस क्वेश्चन में अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट है। ये थर्ड एडजस्टमेंट देखो आप, 5,000 का सामान था, और ये है ना अप्रूवल वाला, यानी अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट है। तो अब इसको हमने क्या करना है, एक तो ना ये 5,000 उसकी कॉस्ट है, यहां पर क्या जोड़ रहे हैं हम, कॉस्ट, क्योंकि हमारे लिए तो 5,000 का है ना, वो 35,000 का हो गया ना। और यही 5,000 दोबारा कहाँ जोड़ेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, अप्रूवल 5,000, 35,000। अच्छा अभी इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ थी यार, यहाँ पर ऐसे बोला है गुड्स है, उसकी कॉस्ट दे रखी है 5,000, और प्रॉफिट के बारे में बोला है 1/6 ऑफ
सेल। अब यार देखो ये एक टॉपिक है जो अभी इस वक्त मैं नहीं सिखाना चाहता, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉफिट अगर 1/6 ऑफ सेल है तो ये प्रॉफिट 1/5 ऑफ कॉस्ट का भी होगा। अब ये 1/6 ऑफ सेल से मैं 1/5 ऑफ कॉस्ट पर कैसे आ गया, यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, बट अभी फ़िलहाल मैं इस कंसेप्ट को समझाना नहीं चाहता, मैं बताऊंगा आपको बाद में। बट फिलहाल यहाँ पर उन्होंने बोला था गुड्स कॉस्टिंग, आप नोटिस करो यहाँ पर वर्ड लिखा था गुड कॉस्टिंग, यानी ये जो मुझे 5,000 दिया है ये मुझे क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है सर, ये हमें कॉस्ट दे रखी है, यानी ये 5,000 हमारी कॉस्ट है और प्रॉफिट 1/5 ऑफ कॉस्ट है, यानी कॉस्ट का 1/5 क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि इस 5,000 का अगर 1/5 कर दिया जाए तो 1,000 का क्या निकल रहा है, वो प्रॉफिट। यानी 5,000 उसकी कॉस्ट है, 1,000 रुपये उसके अंदर क्या है, प्रॉफिट, और टोटल सेल कितनी आ गई, सेल प्राइस कितना आ गया, 6,000। यानी सीधी बात है भाई साहब, 5,000 का सामान आपने 6,000 में बेचा था और ये सेल 6,000 रुपये की हुई ही नहीं है। तो आपको अपनी सेल में से अप्रूवल वर्ड लिखकर 6,000 माइनस करना चाहिए, और यही 6,000 अब क्योंकि मुझे नहीं मिलेगा तो बैलेंस शीट में मेरे डेटर आते हैं, डेटर, उसमें से भी ये माइनस हो जाएगा अप्रूवल वर्ड लिख के 6,000, क्योंकि ये 6,000 मुझको अब नहीं मिलेगा। भाई लोगों प्लीज मेरी बात मान लो यार, मान लो। अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं भाई साहब, 4 इफेक्ट होते हैं। एक तो डेटर माइनस होता है, सेल्स माइनस होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे प्लस होता है, कॉस्ट पे प्लस होता है, सेल प्राइस पे माइनस होती है, डेटर सेल प्राइस पे माइनस होते हैं। सर ये बेसिकली क्या है, अप्रूवल का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, और सेल्स रिटर्न का मतलब यहाँ ये बनता है कि ये सेल आपकी नहीं हुई, एक तो सेल माइनस, सेल्स रिटर्न अगर हो गई तो पैसे ही नहीं मिलेंगे तो डेटर भी माइनस, क्योंकि जिनसे 6,000 रुपये लेना होगा अब नहीं मिलेगा, डेटर भी माइनस, और सेल्स रिटर्न में हमारे पास हमारा माल वापस आ गया तो हमारा स्टॉक भी बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे लिए वो स्टॉक 5,000 का था इसलिए मैंने यहाँ 5,000 प्लस करा है, और वही स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आता है तो वो वहां पर भी क्या होगा, प्लस। ये 4 इफेक्ट हैं इसके जो आपको याद करने हैं, अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट के 4 इफेक्ट। इसके बाद अगर आप अगली एडजस्टमेंट देखते हो तो यहां पर बोला जा रहा है 3,000 रुपये आपका बैड डेट है। सर मैंने आपको कहा था देयर आर 2 वैरायटी ऑफ बैड डेट, वन बैड डेट इज इन ट्रायल बैलेंस एंड सेकंड बैड डेट इन एडजस्टमेंट। जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस के होता है अंदर होता है वो बैड डेट 1 होता है, और जो एडजस्टमेंट में दिया होता है वो बैड डेट 2 होता है। और डेटर में से जो हम यहाँ बैलेंस शीट में से जो हम डेटर में से माइनस करवाते हैं बैड डेट, वो बैड डेट कौन सा होता है, 2, और वो कितना है, 3,000। अच्छा अब ऊपर चेक करो हमारे डेटर वैसे हैं कितने, 35,000 के हमारे ऊपर बैलेंस शीट में डेटर हैं, ट्रायल बैलेंस में 35,000 के हमारे डेटर हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अगली एडजस्टमेंट में बोला था, सेकंड एडजस्टमेंट भी कर लिया हमने, ये भी कर ली, अब फोर्थ एडजस्टमेंट करते हैं। कह रहे हैं 1,200 रुपये का ऑफिस का रेंट था, उसको डेटरों की लिस्ट में घुसेड़ रखा है। देखिए सर अगर ऑफिस का रेंट है तो वो डेटर में क्या कर रहा है, पहले तो वो ऑफिस का रेंट डेटर में से माइनस होगा, और उसके बाद ये जो ऑफिस का रेंट है, ये जो ऑफिस का रेंट है वो रेंट खुद कहाँ आएगा सर, वो P&L की 2 में भी आएगा, क्योंकि ऑफिस का जो रेंट होता है वो P&L की 2 में आता है, 1,200 रुपये ऑफिस का रेंट कहाँ आता है, P&L की 2 में आता है। सर उसके बाद अगर आप अगली 2 एडजस्टमेंट और देखो तो वो तो सर नेट प्रॉफिट जब तक निकलेगा नहीं, क्योंकि जनरल मैनेजर को 10% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर, और वर्क मैनेजर को 5% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर। और नेट प्रॉफिट कब निकलेगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, P&L अकाउंट बन जाएगा, P&L का जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसके ऊपर होगा। अभी तो मैंने ट्रेडिंग ही नहीं बनाया, P&L ही नहीं बनाया, तो ये दोनों एडजस्टमेंट तो बेकार है ना अभी के लिए। अब आप मुझे बताओ, मैंने सारी एडजस्टमेंट कर लीजिए, कुछ छोड़ दिया है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सर मैंने पहली एडजस्टमेंट हाँ कर ली, दूसरी बैड डेट वाली कर ली, सर आपने ये 5% का प्रोविजन इग्नोर किया था, ये नहीं किया आपने। सर ये अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट कर ली, हाँ कर ली, 1,200 का ऑफिस का रेंट कर लिया, हाँ कर लिया। सर अब ये 5% का जो डेटर था इसका क्या करना है, ये तो नेट डेटर पे लगाते हैं ना, ये परसेंटेज 5% प्रोविजन जो है वो किस पे लगाते हैं, नेट डेटर के ऊपर लगाते हैं। और सर नेट डेटर कहाँ है हमारे, नेट डेटर कहाँ है,
हाँ सर, ये डेटर देख रहे हैं 35,000 के, ये जो डब्बे में जो दिए होते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस में, तो ये डेटर हमारे कौन से होते हैं सर? ये तो हमारे ग्रॉस होते हैं ना। अब नेट डेटर आप निकाल लो ना, कैलकुलेटर खोलो ना, 35,000 में से माइनस करवाओ ना 6,000, फिर माइनस कराओ 3,000, फिर माइनस कराओ 1,200। सर हमारे नेट डेटर आ गए हैं 24,800। ये हमारे आ गए हैं अब नेट डेटर। अब आपको इसके ऊपर क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज कितनी दे रखी थी यहाँ पर? 5% दे रखी है, 5% ऑन नेट डेटर। सर 5% लगाना है इसका, यानी आप कहना चाहते हो कि इसका 5% आपने अपने मन में सोचा कि वो पैसा डूब जाएगा, इसका 5% निकाल लेते हैं। ये लो जी 1240, ये आपने अपने मन में सोचा है कि डूबेगा। तो नया वाला पीबीडीडी आपको मैंने सिखाया था कि नया वाला प्रोविजन आप कहाँ लिखोगे? 1240 पीएनडल के 2 में। और पुराना वाला प्रोविजन आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा। अगर आप देखो, ये देखो पुराना प्रोविजन कितना है? 6,000। मतलब पहले आपने अपने मन में सोचा था कि 6,000 डूबेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000, ये पुराना वाला प्रोविजन है। ये कहाँ आएगा? पीएनडल की बाय में, क्योंकि ये आपने गलत माइनस करवाया था। ये क्या हो जाएगा? ऐड, और वो क्या हो रहा है? माइनस। और नया वाला प्रोविजन खुद कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, क्योंकि प्रोविजंस क्या होते हैं? लाइबिलिटी। सर इसके बाद कोई एडजस्टमेंट रह गई है? सर ये सारी हो गई हैं, बस अब ये 2 रह गई हैं, और वो तब होंगी जब हम पूरा नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। सर सबसे पहले देखो, ये प्लांट एंड मशीनरी 18,000, ये कहाँ आ जाएगा? सर ये बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। एसेट साइड में फटाफट लिख देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 18,000। छाटा छाटी करनी है। अब डेप्रिसिएशन कहाँ आता है सर? वो पीएनडल की 2 में आता है डेप्रिसिएशन। आ जाओ फटाफट, आ जाओ यहाँ पे। 2 डेप्रिसिएशन कितना दे रखा था? 2,000। नेक्स्ट, इसके बाद रिपेयर्स कहाँ आती है? पीएनडल के 2 में ही आते हैं। फटाफट यहाँ आ जाएगा रिपेयर, और रिपेयर दे रखी है 1,600। उसके बाद वेजेस आ जाओ, वेजेस आ जाएंगे यहाँ पर, आ जाएंगे वेजेस। वेजेस हमारा फैक्ट्री का खर्चा है, तो वेजेस आएगा ट्रेडिंग के 2 में। कितना दे रखा था वेजेस? 28,000। उसके बाद सैलरी 4,000 रुपये की। सैलरीज कहाँ आएंगी सर? सैलरी आएंगे पीएनडल के 2 में। ये लो सर, सैलरी पीएनडल के 2 में आ गई कितनी? 4,000। उसके बाद सर एक ये दे रखा है इनकम टैक्स। सर ये तो ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स कहाँ आती हैं? पर्सनल यूज़ के लिए। सर हमारा एक फॉर्मूला है कैपिटल वाला, यहाँ पर 500 रुपये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सर आप देखना बैलेंस शीट में आपको ये कैश दे रखा है, ट्रायल की कैश। ये कहाँ आ जाएगा डायरेक्ट? सर कैश तो हमारा एसेट है, सीधा आ जाएगा यहीं पे 2,000। उसके नीचे दे रखी है लैंड। लैंड भी हमारा एक एसेट है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगी। कितनी दे रखी है? 24,500। उसके बाद देखो आप डेप्रिसिएशन दे रखा है बिल्डिंग का। बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको, वो कहाँ आ जाएगा? सीधा पीएनडल की 2 में आ जाएगा। बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन दे रखा है 2 डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का कितना दे रखा था? 2,500। ये तो छाटा छाटी हो रही है। उसके बाद लिखा है परचेज रिटर्न, परचेज लेस रिटर्न। ये तो परचेजेज है ना, सीधा यहीं बाहर आउटर कॉलम में लिख दो ना आके। कितना दे रखा है? 123,500, 123,500। उसके बाद एक्रूड इनकम। सर एक्रूड इनकम कहाँ आएगा सर? वो तो डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आएगा। इनकम अर्नड, एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। कितनी दे रखी है? 1,500 रुपये, यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद दे रखा है बी आर। बी आर क्या है हमारा? सर एसेट है, डायरेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा। बी आर कितना दे रखा है? 30,000 रुपये का बी आर है। उसके बाद डब्बे के अंदर बैड डेट 1 दिया हुआ है। सर जो डब्बे के अंदर दिया होता है बैड डेट, वो हमारा बैड डेट 1 होता है, और वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे 2 बैड डेट 1। एक एडजस्टमेंट में बैड डेट 2 भी दिया हुआ था, बैड डेट 2। ऊपर बैड डेट कितना दे रखा है? 1,000 रुपये, जो ऊपर दे रखा है। और एडजस्टमेंट में जो बैड डेट दे रखा है, एडजस्टमेंट में जो बैड डेट दे रखा है, वो है ये 3,000 रुपये। ये लो जी 3,000 रुपये बैड डेट। अच्छा, उसके बाद डेटर हो गया। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 37,000। वो ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा 37,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगी। बिल्डिंग आ जाएगी यहाँ एसेट साइड में। बिल्डिंग आ गई एसेट साइड में, कितनी है? 50,000।
उसके बाद छाटा छाटी कर रहे हैं हम, कैपिटल कहाँ आ जाएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में 60,000। उसके बाद सेल्स दे रखी है 2,49,000, डायरेक्ट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में सेल है 2,49,000। सर सेल्स रिटर्न है नहीं कहीं। उसके बाद है अगला बैंक ओवरड्राफ्ट, सर वो आ जाएगा डायरेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आ जाएगा, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा था यार, यहाँ था, हाँ 13,800। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग यहीं पे ही आ जाएगा लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दे रखी है 2,000। उसके बाद बीपी दे रखा है, बीपी हमारी लाइबिलिटी है, डायरेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आ जाएगा बीपी 3,000। पुराना वाला प्रोविजन हो गया। डिस्काउंट ये हाँ क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर भी सीधा यहीं आ जाएगा, कितना 23,300। उसके बाद डिस्काउंट ऑन परचेजेस का मतलब ये है कि सर ये वो डिस्काउंट है जो हमको मिला है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना दे रखा था 4,000, ये हमको फ़ायदा हो गया। अच्छा और देखो बस हो गया, सारी छाटा छाटी भी कर ली, बस ठीक है, अब क्लोजिंग करते हैं। 2,49,000 में से ये गया 2,43,000, इसको क्लोज करते हैं। 2,43,000 प्लस में 35,000, टोटल हो गया 2,78,000। 2,78,000 यहाँ पे आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और माइनस करते हैं एक एक करके इसमें से 37,000 माइनस 123500 माइनस 28,000 माइनस, ये लो सर 89,500। यही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, यहाँ P&L की बाय में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना आ चुका था 89,500। अब इसको भी करेंगे क्लोज, ये इधर का आएगा 99,500, 99,500। अच्छा फिर 99,500 होगा ना, ये माइनस कराएंगे 1200, माइनस कराएंगे 1240, माइनस कराएंगे 2,000, माइनस कराएंगे 1,600, फिर माइनस कराएंगे 4,000, माइनस कराएंगे 2,500, माइनस कराएंगे 1,000, माइनस कराएंगे 3,000। ये लो सर, ये आपको याद होगा 2 एडजस्टमेंट मैंने छोड़ी हुई हैं, एक वर्क मैनेजर की कमीशन की और एक जनरल मैनेजर की कमीशन की, ठीक है। और ये 99,500 में से ये सारा माइनस करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आ गया था अभी, वो आ गया 82,960 रुपीज़ का ये प्रॉफिट आ गया, 82,960 रुपीज़ का ये प्रॉफिट आ गया। और अब कमीशंस का क्या सीन है सर, कमीशन का ये है कि जनरल मैनेजर को कमीशन देनी है 10%, ठीक है, यानी जनरल मैनेजर की कमीशन है 10% और वर्क मैनेजर की है 5%। देखो मैं ऐसे ही आपसे कैजुअली पहले पूछ लेता हूँ, अगर आपके मार्क्स 10% कम आया तो कितने आए होंगे? देखिए अगर आपके मार्क्स 10% कम आए हैं तो इसका मतलब 90% आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होती है, परसेंटेज हमेशा क्या होती है 100, 100। अगर आपके मार्क्स 10% कम आए हैं तो 90% आए हैं, अगर आपके मार्क्स 20% कम आए हैं तो 80% आए हैं, अगर आपके मार्क्स 30% कम आए हैं तो 70% आए हैं, बिकॉज परसेंटेज हमेशा क्या होती है 100। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके मार्क्स 10% कुछ ज़्यादा ही आ गए, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 10% कम आए हैं तो आप कहते हैं 90%। अगर 10% ज़्यादा आ गए हैं तो आपको बोलना चाहिए 110%। मतलब अगर परसेंटेज कम है तो माइनस, अगर ज़्यादा है तो प्लस। अब मैं आपके आगे ये बात रख रहा था, दरअसल बात ये सारी कि ये 99,500 में से मैंने ये सारे खर्चे माइनस करवा दिए। सारे माइनस कराने के बाद 2 खर्चे अभी भी ऐसे हैं जो मैं माइनस नहीं करवा सकता, क्योंकि मुझे उनके पैसे नहीं पता लेकिन परसेंटेज पता है। पैसे तो नहीं पता ना, पैसे नहीं पता, परसेंटेज पता है। मुझे ये पता है क्या कि एक 5%, एक 10%, कुल मिला के टोटल परसेंटेज है 15%, यानी कि 5 और ये दोनों मिला के कितने हो गए 15%। यानी कि मैंने इसमें से सारा माइनस करवा दिया, लेकिन 15% अभी तक इसमें से माइनस अब तक नहीं हुआ, यानी ये वैल्यू 15% ज़्यादा है। क्योंकि इसमें से अभी तक 15% माइनस नहीं हुआ तो ये वैल्यू 15% ज़्यादा, और अगर ये वैल्यू 15% ज़्यादा है तो ये वैल्यू फिर 115% है। 115
इसको डिवाइड कराऊंगा 115 से, एक बारी मल्टीप्लाई कराऊंगा 10 से और एक बारी मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 से। मतलब एक बारी इंटू 5 करा तो वर्क मैनेजर की कमीशन आ रही है, और अगर आप एक बारी करते हो इंटू 10 तो आपको जनरल मैनेजर की कमीशन मिलेगी। मतलब आपने इसमें से माइनस 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 सब करवा दिया था, और माइनस करवाने के बाद ये आ गया था, इसमें से ये दोनों अभी तक माइनस नहीं हुए थे और आपने वो भी माइनस अब करवा देने हैं। ये आपका फाइनली आ गया नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। मुझे उम्मीद है आप 100% भूल चुके हो, पता है क्या, कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये जो मैं ट्रायल बैलेंस दिया होता है, ये इसको मैं डब्बा बोलता हूं, और ये ट्रायल बैलेंस कैश बेसिस पर होता है। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई भी खर्चा लिखा हो तो वो कैश में पे हो चुका होता है, कोई भी इनकम अगर क्रेडिट साइड में लिखी हो तो वो कैश में रिसीव हो चुकी होती है। ये बातें आपको याद नहीं होंगी, प्लीज याद रख लो यार, याद कर लो कि ट्रायल बैलेंस एक कैश बेसिस वाला डब्बा होता है। अब एडजस्टमेंट में दो कमीशनें थी, एक जनरल मैनेजर की कमीशन है, एक वर्क मैनेजर की कमीशन थी, वो एक 10% एक 5% है। मैंने दोनों कमीशनों को कैलकुलेट कर लिया है, मेरी कमीशन आ गई है 7213 रुपए और 3606, ये दो मेरी कमीशनें आ चुकी हैं। अब कमीशन तो मैं तो बिजनेस हूं, कमीशन तो मेरा खर्चा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो खर्चे मैंने यहाँ P&L में लिखे हैं, क्या ये खर्चे, ये क्या ये कमीशनें मैंने अपने वर्क मैनेजर और जनरल मैनेजर को क्या कैश में दे दी हैं? अब क्या दे चुका हूं ये कैश में? मुझे अपना ट्रायल बैलेंस देखना चाहिए। ट्रायल बैलेंस के अंदर प्लीज देखो जाके, क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर प्लीज एक बार ट्रायल बैलेंस के अंदर देखना, यहाँ पर कोई वर्क मैनेजर की कमीशन, कोई जनरल मैनेजर की कमीशन, कोई कमीशन 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 कमीशन, नो सर नो। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर ये दोनों कमीशनें नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये कमीशनें क्या हैं? ड्यू। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी आएंगी। मैनेजर की कमीशन, अब इसको क्लोज करो। ओ हाँ, ये जो प्रॉफिट था, ये वाला प्रॉफिट, ये कैपिटल वाले फॉर्मूले में भी तो प्लस होगा ना। कितना प्रॉफिट था? 72141। आओ ये बैलेंस शीट मैच करें, देखो होती है कि नहीं। प्लस 13,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 23300 प्लस 3606 प्लस 7213। सर इसका टोटल आ रहा है 1,85,800। उधर का भी करके देखते हैं क्या आ रहा है। 18,000 प्लस 35,000 प्लस 2,000 प्लस 24,500 प्लस 24800 प्लस में 1,500 प्लस में 30,000 प्लस में 50,000। अरे वाह सर, मैच हो गई।